मैं मकरंद जोशी को विटनेस बॉक्स में बुलाने के लिए इस केस से जुड़े हुए 3 अहम गवाह या तो गायब हो गए, या जल गए, या मर गए। ये कोइंसिडेंस नहीं है, एक षड्यंत्र वारदात हो रहा है, उसका इस केस के साथ कोई भी रिलेशन नहीं। ये कोशिश कर रहा है केस को मकरंद जोशी का इस केस के साथ सीधा संबंध है। मैं इस केस को बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं उन तमाम गवाहों को फिर से एक बार अदालत के सामने पेश करना चाहता हूँ। अब तक जो आपने किया है वो सिर्फ दलीलें दी हैं, सिर्फ आरोप लगाए हैं। कोई ठोस सबूत आपने इस अदालत के सामने अभी तक पेश नहीं किया। तू पीछे आ जा यार, तू बाद में ले। मैं अभी जाता हूँ। चल ना, आगे जाता हूँ। चल आगे लग गई सर सामने सर सेंटर पिछले में सामने यहाँ पे सर मैम ऑल ऑफ यू सेंटर सर नहीं आपको जो मेन चीज बैठ सब जाएगा मूवमेंट से ना वो आना ऑल ऑफ यू सेंटर वेट सर आप अभी ले लेना ना। सब कुछ पीछे में जूम नहीं कर रहा है, फोन खराब हो रहा है। सही है सर, सही है तो छापना ही लाइट देना, लाइट क्यों बंद किया यार? सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि कानून से जुड़ा जो पेशा है, जज की भूमिका निभा रहे हैं, तो आज के दौर में जो कानून है वो कितना ट्रांसपेरेंट है और जो गरीब और अमीर का जो होता है फर्क वो कितना मानता है? सर, कानून में कोई फॉल्ट नहीं है। जो कानून हमारा है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही करेक्ट है, लेकिन कानून के साथ कभी कभी खिलवाड़ करने वाले मिल जाते हैं और पैसे के दम पे हो भी जाता है। अच्छा, ये फिल्म इंडस्ट्री की बात है तो हाल ही में आपको पता है रोड रेज केस में सलमान को ये मिला, छूट मिल गई कोर्ट की तरफ से। ये कहाँ तक सही आपको लगता है? क्योंकि कहने को तो किताबी लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन अगर ये एग्जाम्पल देखा जाए तो काफी जो डिसीजन हुआ है अगर देखा जाए तो गलत। नहीं सर, आपने बोला कानून सबके लिए बराबर है। आई फुल्ली एग्री, कानून सबके लिए बराबर है। और जिस केस का आपने जिक्र किया है उस केस में भी ऐसा है, कानून की कोई क्षति नहीं है सर, क्षति अलग जगह है। कानून का जो फैसला आया है बिल्कुल सही आया है।
मैं इतना ही कहूंगा। ऐसा क्यों मानते हैं, लेकिन मतलब क्या वजह है? क्योंकि जज ने कोई उसमें पार्शियलिटी नहीं की है। उसके सामने जो सबूत और गवाह पेश किए गए थे और जिस तरह से केस को और जो सबूत पेश किए गए थे वो सबूत ऐसा निकला कि ठीक नहीं है, तो फिर कहां से वो डिसीजन देगा? बेनिफिट ऑफ डाउट ही देगा ना। बिल्कुल। आप जानना चाहूंगा फिल्म की सब्जेक्ट के बारे में, ये सब्जेक्ट क्या है और फिल्म में और कौन से किरदार है आपके अलावा? जस्ट 2 मिनट्स। ये सब्जेक्ट है बलात्कार का। ओके। बलात्कार एक ऐसा घिनौना गुनाह है जिसके लिए लड़की को भी ब्लेम किया जाता है हमेशा, जबकि हालांकि उसका कोई फॉल्ट नहीं होता। और इस केस में ऐसा है, इस फिल्म की कहानी में ऐसा है कि एक विदेशी लड़की का बलात्कार हो जाता है जो यहाँ के लोग करते हैं, और फिर पैसे की ताकत पे या कुछ भी कह लो, केस प्रूव नहीं हो पाता कि इस लड़की पे बलात्कार हुआ है, तो वो छूट जाते हैं। और कौन से सह कलाकार हैं आपके अलावा इसमें? मेरे साथ बहुत ही काबिल सह कलाकार हैं। एक तो मकरंद देशपांडे जी हैं, जी आशुतोष राणा जी हैं, जाकिर साहब हैं, जी और एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, कहीं से आई थिंक उज़्बेकिस्तान या रशिया से कहीं से आई है, मुझे पता नहीं है। जी। वो है। तो अब तक तो मैं इतनों से ही मिला तो हूँ। आखिरकार ये कहना चाहेंगे कि फिल्म में क्या दिखाया गया है? कानून को एक पॉजिटिव वे में दिखाया है कि नेगेटिव वे में दिखाया गया? कानून को तो पॉजिटिव वे में ही दिखाया गया है, ओके। लेकिन कानून के अंदर से जो एक तरह का जो सेफगार्ड्स रहते हैं, जी। उन सेफगार्ड्स का मिसयूज करके कैसे गुनहगार बच जाते हैं, ओके। ये बताया गया है। और लास्टली ये पूछना चाहूंगा, बलात्कार की बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट बलात्कार का है, आप ये कह रहे हैं कि जब भी कुछ होता है बलात्कार तो लड़कियों को दोषी माना जाता है या औरतों को दोषी माना जाता है, लेकिन कई बार ये भी देखा गया कि काफी सारे जो केसेस होते हैं वो फेक होते हैं, तो उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब क्या हुआ है कि लेटली ये लॉ चेंज हुआ है, और क्योंकि इतने सारे बलात्कार बढ़ गए थे तो सरकार ने सोचा कि ये जो कायदा है इसमें थोड़ा बहुत चेंज लाना चाहिए। तो अब कायदे में चेंज आया है, और चेंज ऐसा आया है कि वो पूरा वुमन ओरिएंटेड हो गया है। इसीलिए अब देखिए, लाभ लेने वाले तो हर जगह होते हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जी। तो इसका क्या कह सकते हैं। थैंक यू सर। छोड़िए ना बाबूजी, कल भी तो किए थे, भगवान के लिए छोड़ दिए, हमें दर्द हो रहा है। करेगी पता है ना मेरी जान। ये तो एक चीप मिमिक्री हुआ। ऐसे आवाज तो कोई भी मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं गा सकता। और इसी सिलसिले में मैं मेरा असिस्टेंट आनंद को भी इस बॉक्स में बुलाना चाहता हूँ। आनंद कौन है? Silence please, silence please, silence. ये यहाँ पे कौन बैठे हैं यहाँ पे? Action. बात एकदम साफ है। इसमें जो बेबस साथ औरत है वो पूछी, उसके साथ जो मुकर्रम कर रहा है वो कोई और नहीं, मगर पूछी। Your Honor, I would like to praise my dear life friends. Is it something so simple? Sir, I
द चिकन करी लॉ क्या है, प्लीज बताएं। जो डायरेक्टर राइटर है हमारे शेखर, उन्होंने जो ये नाम सोच के रखा है, मुझे भी लगा था कि चिकन करी लॉ मतलब क्या हुआ। तो उसका ये सोचना है कि किस तरह से कुछ पावरफुल लोग अपने हिसाब से कानून को तोड़ मरोड़ लेते हैं। तो आज ऐसा हो गया है कि जैसे कोई भी आदमी उठ के चिकन बना सकता है ना, तो ऐसे ही कोई भी आदमी उठ के लॉ को तोड़ मरोड़ सकता है। तो ऐसा कुछ सोच के उन्होंने नाम रखा है चिकन करी लॉ। मतलब लॉ एक ऐसी चीज़ हो गई है दाल बनाने जैसी या चिकन उबालने जैसी। तो कुछ लोगों को लगता है कि खाली लाल मिर्च डालने से चिकन बन जाता है, ऐसा नहीं है ना। चिकन बनाना अपने आप में एक उसका एक तरीका है, उसकी एक रेसिपी है। ऐसे ही कानून का अपना एक तरीका है। तो ये चिकन करी लॉ नाम रखने के पीछे उनका मकसद ये है कि किस तरह से कोई भी आदमी उठ के लॉ को तोड़ मरोड़ लेता है। सर आपकी भूमिका क्या है? मैं ही हूँ वो जो चिकन करी लॉ है, तोड़ मरोड़ने वाला। तो विलन जो इसका है एक पॉलिटिशियन, जिस तरह से अब जिसके हाथ में पावर है तोड़ मरोड़ वो ही सकता है ना। तो वो अपने इन्फ्लुएंस से, अपनी पोस्ट की वजह से किस तरह से अपने हक में चीज़ें कर लेते हैं, अपने हक में कानून को या तो तोड़ मरोड़ लेते हैं या अपनी पोजीशन की वजह से प्रेशर डाल के वो सब नहीं होने देते या सच्चाई सामने नहीं आने देते। वो मेरा कैरेक्टर है। सर आपकी अपनी ज़िंदगी में कभी कानून ने आपके लिए चिकन करी लो आप पर अप्लाई हुआ है? जैसे आपके लिए आपका कभी शोषण हुआ हो या आपके परिवार में किसी सदस्य का हुआ, कभी ये हुआ आपके साथ? ऊपर वाले का शुक्र है, ऐसा कुछ ना तो हमारे परिवार में हुआ ना मेरे साथ कभी कुछ हुआ, क्योंकि मैं कानून को बहुत फॉलो करने वाला आदमी हूँ। मैं यहाँ तक भी करता हूँ कि अगर मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ, सड़क पे कोई नहीं है तो मैं सिग्नल पे रुकता हूँ। तो लोग सोचते हैं कि पता नहीं बेवकूफ़ क्यों रुका हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कम से कम ऐसा करूँ। जब सिग्नल, एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, मैं किसी मर्डर केस या उसकी बात नहीं कर रहा। तो यहाँ से अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम कानून को फॉलो करने के लिए एक तो ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है और हम सबको कानून की इज्जत और उसको मानना ज़रूर चाहिए। ये नहीं कह रहे कि पुलिस वाला नहीं खड़ा तो निकल जाता है। वो ज़रूर होता है कि पीछे वाला बहुत हॉर्न बजाता है, लेकिन उसको भी समझाना चाहिए कि सिग्नल है। तो अपने साथ तो ऐसा ऊपर वाले का शुक्र है नहीं हुआ कुछ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से वो कानून उन तक पहुंच नहीं पाता है या उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि ना तो विटनेस है ना कुछ है, और जो पावरफुल लोग हैं वो सारी चीज़ों को दबा लेते हैं, तो इसलिए वो परेशान होते हैं। यानी मैं उन लोगों का एक कैरेक्टर कर रहा हूँ जो कानून को तोड़ने और मरोड़ने में माहिर है, क्योंकि पावरफुल है। सर ये जो फिल्म है, इसका जो सब्जेक्ट है ये रेप पे है कि फॉरेन लड़की का रेप होता है और फिर इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। तो जो रेप चीज़ है उस चीज़ को लॉ कितने सीरियसली लेती है? क्योंकि क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि फेक अफेक्शन भी होते हैं, फेक एग्रीमेंट लगाई जाती है लोगों पे, अगर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होता उनका तो भी लगाया जाती है उससे, या ये इन्वॉल्व है चीज़ में। तो कितना लिबर्टी लेती है औरत या कोई लड़की इस बात को लेकर? एक्चुअली दोनों चीज़ें हैं। अगर आप जैसे कानून ने हमारे समाज की औरतों को कुछ हक दिया है या कानून दिया है या उनको थोड़ी सी रियायत दी है कि उनकी बात पहले सुनी जाएगी या उनकी बात पहले मानी जाएगी, तो इस बात पे बहुत सारे ऐसे केसेस हो गए हैं जो फॉल्स हैं। लेकिन कानून क्या करे? कानून तो यही कर सकता है ना कि कानून बना सकता है ना। अभी अगर जैसे इतनी दुखद घटना, इतना केस चला, निर्भया केस जो दिल्ली में हुआ था, अभी कानून क्या कर सकता है? कानून ये कह सकता है कि चलो ठीक है, ये 17 साल का लड़का है या 16 साल का लड़का है, इसको हम जुवेनाइल की एज जो है 18 से 16 कर देते हैं। अब कानून यही कर सकता है ना
अब इसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन, मुझे ऐसा लगता है कि कानून का डर होने के साथ साथ ये ज़रूरी है कि लोगों की सोच में बदलाव आए। आए दिन हमारे यहाँ चाहे वो बहुत बुजुर्ग औरत हो, चाहे मिडिल एज हो, बच्चे हों, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, लड़का हो, लड़की हो, स्कूल में, कॉलेज में, बस में, टैक्सी में, तो मुझे समझ नहीं आता कि वो किस तरह के लोग हैं, या उनको ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई लड़की या कोई औरत अकेली सड़क पे जा रही है तो वो किसी परिवार से नहीं है या वो इजीली अवेलेबल है। ऐसी सोच बदलने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप सारी दुनिया की औरतों को अपनी बहन माने, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको औरत तो माने, उसकी वो तो इज्जत करे जो उसका हक है। सो मेरे घर में भी बहन है, बेटी है, तो सिर्फ इसलिए आप नहीं डरे कि आपके घर में बहन या बेटी है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे आप? सड़क पे नंगा नाच करेंगे? ऐसा नहीं है ना। हम एक समाज में रहते हैं, समाज का तो जब औरत को ये थोड़ी सी वो दी गई रियायत कि भाई आपकी बात सुनी जाएगी, तो उन्होंने उसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। अभी ये एक रेप केस पे फिल्म है, अभी एक और फिल्म मेरी आएगी, राम गोपाल वर्मा ने वो बनाई है, वो इसी मुद्दे पे है कि किस तरह से औरतें कानून का मिसयूज़ करके लोगों को फंसाती हैं। तो ऐसे भी केसेस हैं और ऐसे भी केसेस हैं। अब कानून क्या करे? कानून तो, या पार्लियामेंट हमारी तो उस पर बहस करके या उसको चर्चा में लाके उस पर कानून ही बना सकती है। वो ये तो नहीं कहती कि आप इसका मिसयूज़ करो या तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें अपने ज़मीर को वो करना पड़ेगा कि क्या ये मैं ठीक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वो बहुत ज़रूरी है। आपने जो डिस्कस किया राम गोपाल वर्मा से फिल्म कर रहे हैं, उसमें किस तरह किरदार होगा आपका? उसमें आई एम प्लेइंग वन इन्वेस्टिगेट जो करता है ऑफिसर, उसका रोल। वो पूरा केस है जिसमें उसका इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि पुलिस को ये कहीं ना कहीं ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर कोई शिकायत करता है कि इसने मुझे छेड़ा है या मेरे साथ बदतमीज़ी की है, तो उसमें कोई सुनवाई है नहीं। वो पहले उसको पकड़ के अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। ये एक है। अब जेल में चले गए तो वो प्रक्रिया फिर कानूनी शुरू हो जाती है। तो अब उसने कुछ किया नहीं और जेल में पड़ा हुआ है बेचारा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से जेलों में बंद हैं, और उन केसेस में किसी ना किसी, चाहे वो उनकी घर की महिला हो या कोई बाहर की महिला हो, संबंध तो कुछ ना कुछ रहा होगा। ऐसे कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा देता, आप पे मेरे पे कोई नहीं लगा रहा। लेकिन ये अपने ज़मीर से कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि कानून अमीर या गरीब देखता है, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कानून को क्या दिखाया जाता है। तो अमीर कानून को कुछ और दिखा सकता है और गरीब अपनी सच्चाई नहीं दिखा सकता। ये फ़र्क रहेगा। मुझे लगता है कानून अपनी जगह तो एकदम करेक्ट है, इसीलिए तो कानून को इतना रिस्पेक्ट है, लेकिन कानून तक बात पहुंच नहीं पाती। बात तो इस दुख सिर्फ इसका कि अन्याय जिन पर हो रहा है वो कानून तक पहुंच नहीं सकता। So I play the role of Maya, and she's a rape victim. She's a girl who's coming in foreigner, Bollywood dancer, belly dancer, and she's dreaming of the career, but her dreams are being destroyed when she's gonna be raped by 2 guys, and those guys are actually happening to be very common with high people here. So we can see how is the struggling when you're alone in big country and there's a people that have a power, and how you can prove that you are a victim. That's my role, and I think that this is a very interesting topic, and nowadays I feel like that's the topic that we just should talk about it.
लेकिन आप ये बहुत सारे जो फेक केसेस होते हैं उनको मद्देनजर रखते और जो एक्यूज होते हैं वो बेसिकली विक्टिम उन पे लगाती है आरोप, वो सही नहीं है। अब ये तो बहुत ही मतलब कठिन है सवाल, क्योंकि अब एक्सप्लॉइटेशन तो होगा, जैसे लॉ हो गया कि अब स्त्री के खिलाफ जो भी कोई कुछ करेगा तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, जो मिलनी भी चाहिए। रेप बिल्कुल ही मतलब जिस किस्म से रेप हुए हैं इस देश में बहुत ही घृणास्पद रहे हैं, और सिर्फ पुरुष नहीं, एक मानव, एक इंसान होने के नाते घृणास्पद रहे। लेकिन अब उसका दुरुपयोग हो रहा है, जिससे बहुत ही अब मैं कह नहीं सकता क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कितना दुरुपयोग हो रहा है, और होगा ज़रूर। कानून जब भी होगा तब उसको तो उसका कुछ ना कुछ लूपहोल तो हम निकालना चाहेंगे, तोड़ निकालना चाहें। पर यहाँ पर इस फिल्म में जहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि एक विदेशी महिला पर इस देश में जब रेप होता है और वो अगर किसी पावरफुल व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या उसे न्याय मिलता है। और मैं कर रहा हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं उस लड़की के खिलाफ हूँ, तो मैं, आप मुझे विलन कह सकते हैं, पर मैं अपनी बात सामने रखता हूँ। और तब पता चलता है कि अगर कानून को एकदम आपको ऐसा लगता है कि ओपन एंड शट केस है, लेकिन मैं उसको उसका हिस्सा दिखा सकता हूँ जहाँ पर कानून को लगता है नहीं, व्हाट ही इज सेइंग इज राइट। सो वेल, सर ये भी जानना चाहूँगा कि निर्भया जो रेप केस हुआ, इतना ज़्यादा मीडिया हाइप मिला उस केस को, लेकिन उनके जो मेन एक्यूज थे वो उम्र के कारण उनको छोड़ दिया गया, ये कहाँ तक सही था डिसीजन कोर्ट का? अब कानून है तो कुछ भी हम कह नहीं सकते कि गलत है, लेकिन क्या है कि जो घटा इतना बुरा घटा है कि अब वो लड़का छूट गया, वो क्या करेगा पता नहीं। कम से कम उसका इतना ध्यान तो रखो कि वो अब मतलब क्योंकि किसी की जिंदगी और जो अत्याचार, मतलब मुझे लगता है वो एक अत्याचार सोसाइटी पे हुआ है, वो किसी एक सिर्फ व्यक्ति पर नहीं है। मतलब इतना आदिम हो सकता है इंसान। तो अब कानून मेरे ख्याल से इतना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हो सके तो थोड़ा बदल दे, क्योंकि नहीं तो फिर उम्र कम है इसलिए कई बच्चे कुछ भी कर जाएं, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए कम से कम करना चाहिए। Natalia, as a subject regarding the rape victim, so how you find secure the city as such, and about how long you're staying in Mumbai? Well, it's not my first time in Mumbai. I did already a few movies in India, and I was staying in different parts of India, in Gujarat, in Haryana, in Delhi. So I found Mumbai safe, quite safe. I have my friends here, but if I can compare it to other countries, like to Europe, where I was born, it's less safe. And this is just the rape problem. It's a problem of all world, but basically in India, it's more visible. And all we hear is coming from India. And still, the thing is about the law. If the law is working correctly and it's actually helping the girls, that's the main issue I feel. I wish I would be more safe. Maybe because I'm from different culture, and that's the reason. But I'm thinking that everything's changed now, and India is on the right way with this case too. Lastly, I want to ask, suppose there is a rape victim, so what should be the punishment given to the person involved in that kind of a case as such? What kind of punishment should be given to the person? Well, I believe that this kind of person should never see the sun again. Because what if this person would go again and do the same thing to another girl? It's better to keep a person like this away. Because of the obvious reason. Why did you do that? That's the reason. Thanks a lot for that. Thank you. सर सबसे पहले कानून के रखवाले का रोल निभा रहे हैं, तो आज के दौर में कानून कितना ट्रांसपेरेंट प्रोवाइड करता है? देखिए, कानून की जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मेरा ये मानना है कि कानून घोड़े को पानी दिखा सकता है लेकिन पानी पिला नहीं सकता। तो कानून अगर ना हो
तो हम और आप जितने सिविलाइज तरीके से रह रहे हैं उतने भी सिविलाइज तरीके से ना रह पाएँ। तो हमें विसंगतियां तो दिखती हैं कानून की, लेकिन कानून की संगति और उसकी उपयोगिता हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भूल जाते हैं। यदि आप अपने घर से यहाँ तक सुरक्षित पहुँचे हैं बिना किसी घटना के, तो मेरा ये मानना है कि कानून नाम की एक चीज़ है जिसके कारण हम और आप कहीं ना कहीं स्व अनुशासित हो जाते हैं, या ये कहें कि उसके कारण हम उच्च श्रृंखल नहीं हो पाते हैं। तो हमारा तो अखंड विश्वास है कानून के अंदर, और मानना ही ये है कि कानून जो है वो समानता की बात नहीं करता, कानून सह अस्तित्व की बात करता है, को एग्जिस्टेंस की बात करता है। और को एग्जिस्टेंस की चूंकि बात करता है तो इस वजह से उसके लिए सारे व्यक्ति समान होते हैं, समान दृष्टिकोण वाले होते हैं। उसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। उसके लिए अगर कानून के दरवाजे पे आप खड़े हैं तो वो आपको उसी दृष्टि से देखेगा। जैसी बात आपने की, हर कोई मानता है इस बात पर, लेकिन हाल ही में जो भी केस हुए हैं उसमें ये देखा जाता है कि हैसियत के हिसाब से या नाम के हिसाब से अगर आप कोई जुल्म में शामिल भी होते हैं तो भी आपको मतलब बरी कर दिया जाता है। तो इस बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है कि मेरा ये मानना है कि मेरे लिए अदालत बिल्कुल उतना ही पूजा का स्थल है जितना कोई मंदिर है या कोई मस्जिद है या कोई गुरुद्वारा है या कोई चर्च है। और अदालत से में होने वाली कोई भी कार्रवाई मेरे लिए पूजन की कार्रवाई है। तो आप कार्रवाइयों के ऊपर संदेह कर सकते हैं, मान लीजिए ये बिल्कुल निजी मामला होगा, लेकिन मैं कार्रवाई के ऊपर संदेह करने वाला व्यक्ति नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो अदालत का जो वाक्य होता है वो अंतिम वाक्य होता है, ब्रह्म वाक्य होता है। और जज ने अगर कोई फैसला दिया है तो उन्होंने बहुत सोच समझ के और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, साक्ष्यों को और गवाहों को ध्यान में रखते हुए एक फैसला सुनाया है। अब अगर उस फैसले के खिलाफ आपको आपत्ति है तो अदालत ने वो प्रोविजन भी हमको और आपको दिए हैं कि अगर आप लोअर कोर्ट से हारते हैं तो आप हाई कोर्ट में चले जाइए, हाई कोर्ट से हारते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, लेकिन आपको उस प्रोसेस के जरिए जाना चाहिए। और अदालत की कार्रवाइयों को या अदालत के फैसलों को चुनौती आप अदालत में ही दे सकते हैं, उनको चौराहों के ऊपर खड़े होकर हमको और आपको डिस्कस करना नहीं चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि अगर हम चौराहों पर अदालतों को ले आएंगे तो फिर जो हमारी जिंदगी के जितने भी पवित्र स्थान हैं, अगर आप और हम देखें तो ये सब हमारे समाधान के केंद्र हुआ करते थे, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे अदालतें हों। लेकिन हमने इन सब के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर इनको समस्याएं बना लिया है, तो फिर हमें समाधान कहाँ मिलेंगे? कि अब मंदिर की भी बात करें तो हमको लगता है कि वो समस्या हो गई है, मस्जिद की भी बात करें तो समस्या हो गई है, अब अदालत की भी बात करें तो समस्या हो गई है। तो ये सब हमारी समस्याएं नहीं है, हमारे समाधान के केंद्र है। तो हमें अपने इन समाधान के केंद्रों को ऊपर पूरी आत्मा के साथ विश्वास करना चाहिए। और जिस किरदार निभा रहे हैं उसको पॉजिटिव में दिखाया गया है, नेगेटिव फ्रेम में आपके किरदार? ये पूरा धनात्मक किरदार है और सीतापति शुक्ला इसका नाम है, और पेशे से लॉयर था और ब्रिलियंट लॉयर था, और इस व्यवस्था में विश्वास करने वाला था कि उसका ये मानना था कि धाराओं के ऊपर आप, ये धाराएं जो हैं वो आयतें हैं, धाराएं जो हैं ये श्लोक हैं, धाराएं जो हैं ये आरती की पंक्तियां हैं, और इन धाराओं के साथ हमको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इसका ये मानना था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता था, लेकिन वो करना नहीं चाहता था। और चूंकि इतनी प्रतिभा होने के बाद भी एक दिन वो रियलाइज करता है कि मेरी जगह अदालत के अंदर नहीं है। क्योंकि मैं उस किस्म की चीज़ों को और उस किस्म के छलछद्म, ये रियलाइज करता है फिल्म में कि कसूरवार आदमी को बेकसूर साबित करना ज़्यादा आसान है बनस्पत बेकसूर आदमी को बेकसूर साबित करने के। तो वो फिल्म में उस मकाम पे छोड़ देता है और अदालत के सामने पाव भाजी की दुकान लगाता है, और उसका मानना है कि मैं पाव भाजी बनाऊंगा, मैं लोगों को न्याय दिला के आनंद नहीं दे पाया तो पाव भाजी खिला के मैं उनको आनंदित करूंगा। तो वो उस किस्म का किरदार, और फिर कैसे ये वापस एक मकाम पे वापस अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है, और कैसे उस एक हारे हुए मामले को और एक बेबस महिला के पक्ष में कैसे खड़ा होता है और अदालत में उसको न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास करता है। सर, ऐसे तो अपने कैरियर में आपने बेहतरीन रोल निभाया, सबको बेखूबी निभाया, लेकिन जो संघर्ष का रोल था आपका या जो दुश्मन का नेगेटिव रोल था, जब आपका नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि आशुतोष राणा यानी कि वो रोल, उस तरह का लार्जर देन लाइफ रोल कब देख सकते हैं फ्यूचर में? अब उस तरह का लार्जर देन लाइफ रोल लिखे जाएं तो निश्चित रूप से अगर लिखे जाएंगे तो आप देखेंगे। तो अभी इस प्रोजेक्ट के बाद और कौन से प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं? और
एक फिल्म है इस्माइल दरबार साहब की जिसमें मैं चुबल रोल कर रहा हूँ, डबल ट्रिपल नहीं चुबल रोल कर रहा हूँ। एक फिल्म है उड़न छू जो विपिन पाराशर उसको डायरेक्ट कर रहे हैं और आर विजन जो चैनल है वो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो भी एक किस्म का सटायर है। तो ये और एक फिल्म ये है चिकन करी लॉ, और एक फिल्म है जो मुजफ्फरनगर के दंगों के ऊपर आधारित है। तो ऐसी 4-5 फिल्में हैं जो मैं इस वर्ष कर रहा हूँ। क्या सजा होनी चाहिए आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि बलात्कार दुनिया का सबसे जघन्य अपराध है, और ऐसे जघन्य अपराधों की जो भी कड़ी से कड़ी सजा होती है वो होनी चाहिए। कड़े कानून का लचरता के साथ पालन करने की अपेक्षा किसी सरल से कानून का कठोरता के साथ पालन करना ज्यादा कल्याणकारी है। मेरा नाम शंकर है। हाँ जी, मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ। मेरा नाम शंकर सिरेन है और मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। काफ़ी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग रेप विक्टिम्स के बारे में सब्जेक्ट, क्या कहना चाहेंगे क्योंकि अपराध जगह से खराब है। एक मिनट कट, पहले तो साइलेंस करवा। इसका समाधान क्या है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है, रोक कैसे लगाया सकता है? समाधान तो यही है कि भाई जब तक आपका कानून सख्त नहीं होगा, जब तक लोगों में वो डर पैदा नहीं कर पाएंगे आप, तो समाधान किस बात का समाधान पूछ रहे हैं आप? तो यही जो एक बात है हमने इस फिल्म के माध्यम से जो रखना चाहिए, और बस यही है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस फिल्म में जो भी कलाकार हैं, सुशाना जी, सारे बड़े कलाकार हैं, कैसे इनको कन्विंस करते हैं अलग अलग रोल? कन्विंस करने की तो ऐसी कोई बात नहीं थी, स्क्रिप्ट अच्छी थी, किरदार अच्छे थे। एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए कि भाई स्क्रिप्ट अच्छी हो, उसका पात्र जो है वो जो पात्र करने वाला है फिल्म में दमदार है, तो कन्विंस करने की बात ही नहीं है। सब्जेक्ट ऐसा है, हमारे देश में कानून को हर कोई खिलवाड़ लेता है। हम ये चाहते हैं कि मतलब आम जनता भी जो है इसमें जागरूक होकर थोड़ा सहयोग करे। सिर्फ मोमबत्तियाँ या श्रद्धांजलि अर्पित करने से काम नहीं चलेगा, सबको जागना पड़ेगा। निर्माता के तौर पर आप प्रोड्यूस करेंगे तो किस तरह के सब्जेक्ट को सपोर्ट करना चाहेंगे आप? जो मतलब सोसाइटी के लिए अच्छे हों, जो मॉरल्स जो संदेश दे सके, वैसे करेंगे। हाल में जो आपने पता है निर्भया जी केस हुआ था, उसको जो मेन जो है एक्यूज था उसको बरी कर दिया गया, तो आपने मानते कि कानून में बहुत लूप होल है, बहुत कमजोरी है, मतलब जिन्हें सज़ा मिल चाहिए उसको बरी कर रही है कानून। बिल्कुल, आपने सवाल भी पूछा और आपने जवाब भी दे दिया, मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है कि जो है काफ़ी लूप होल है, आपने बता दिया। और ये है कि अपना जो वो सो कॉल्ड जुवेनाइल जिसे छोड़ा गया था, कानून का बदलाव हुआ, पर कब हुआ? जब उसे छोड़ा गया, तब आपने कहा कि नहीं भाई अब जो जुवेनाइल की जो ये है उम्र जो है वो 18 से करके 16 कर दी जाए। तो ये एक बात को दर्शाता है कि हमारा जो कानून है वो पता नहीं, एक ऐसा लगता है कि कोई गहरी नींद में सोया हुआ है और उसको जगाने की बहुत ज़रूरत है। तो ये भी पूछना चाहूँगा कि नातालिया के मतलब कॉर्नर है वो, उनका चुनाव क्यों गया इस फिल्म के लिए कि कॉर्नर विक्टिम का भी? हाँ, अब चुनाव इसलिए होता है एक्टरों का क्योंकि वो अच्छे एक्टर हैं, और ये कहानी एक डांसर की है। तो नातालिया एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनमें मुझे वो दोनों चीज़ें मिल गई कि भाई आपको एक डांसर भी मिल गया, जो अच्छी नाचती भी हैं और अच्छी अदाकारा भी हैं, है ना? तो बस इसीलिए चुना गया उनको। आखिर में ये बता दीजिए जो सब्जेक्ट है उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो रेप विक्टिम्स होते हैं क्या सज़ा मिलनी चाहिए उनको आपके समझ से, इंडिविजुअल डायरेक्टर के तौर पर, एक इंडिविजुअल के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? अब मैं अगर कुछ कहूँगा तो कुछ दिल की भड़ासी होगी वो, है ना? और सुधरने का मौका देना चाहिए या फिर एक फांसी भी लटका देना चाहिए, क्या मतलब? नहीं, देखिए, अब जो किस बात का सुधरने का मौका मांग रहे हैं आप, किस बात का? अगर उसने एक बार रेप किया है और अगर आप बोल दो कि भाई ठीक है जा, माफ़ किया, सुधर जा, तो इस बात की क्या कौन गारंटी लेगा? कानून गारंटी लेगा कि भाई वो सुधर ही जाएगा, कानून लेगा उस बात की गारंटी? और क्या हो और वापस जाके 10 औरतों के बलात्कार करेगा,